तो अभी हम लोग को एक नई वीडियो में आ चुके हैं और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मतलब कि जो मैथ्स का क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। उससे पहले ये जो बंदा है अमित नागर, मतलब मैंने जितने भी अपने यूट्यूब वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें तुम कमेंट कर सकते हो, उसमें ये अमित नागर का नाम का बंदा हमेशा कमेंट करता है। ठीक है। और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि भाई मेरे चैनल में एक एक्टिव सब्सक्राइबर है जो कि मेरे यूट्यूब वीडियोस को देखता है। ठीक है। और सिर्फ अभी तक मेरे को यही मिला है, अमित नागर। ठीक है। मतलब कुल मिला के मेरे 12 सब्सक्राइबर्स है अभी तक, और उनमें से सिर्फ यही एक बंदा है जो कि मेरे वीडियोस में ऐसा एक्टिव सब्सक्राइबर बना रहता है और रेगुलर कमेंट्स करता रहता है। मैं रिप्लाई भी करता हूँ उसका। ठीक है। तो मैं इस बंदे को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल में आए हो। आपके नाम से पता चल रहा है आप इंडियन हो, तो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। ठीक है। और पिकाचू का फेस लगा रखा है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप जो भी हैं, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे को लगता है कि मैं अपना वीडियो देखता हूँ और ये देखता है और कोई देखता ही नहीं है। ठीक है। अभी मेरा ऐसा ही हाल चल रहा है। वैसे तो मैं तो बहुत आगे की सोच रहा हूँ कि इस चैनल को थोड़ा लंबा लेके जाऊंगा। तो मैं इस बंदे को बोलना चाहूंगा कि भाई तू इस चैनल में सबसे पहले बंदों में से एक है। तू सबसे पहला बंदा ही है। ठीक है। तो इसका नाम तो मैं कभी नहीं भूलूंगा अपनी जिंदगी में, अमित नागर। ठीक है। क्योंकि ऐसी चीजें याद रहती हैं, मतलब जो अटैचमेंट हो जाता है कि तुम रोज देख रहे हो कि हर कोई हर एक वीडियो में तुम्हारे एक रेगुलर बंदा जिसको तुम नहीं जानते हो वो किसी इंडिया के दूसरे कोने से तुमको देखता है हमेशा, और सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक करता है और ये कमेंट भी करता है। ठीक है। तो मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा इसे। ठीक है। इसने मेरे अभी वाले वीडियो में सॉल्विंग ए डेफिनेट इंटीग्रल इन अ नाइस वे, जो कि अभी से प्रीवियस वीडियो था मेरा, उसमें इसने कमेंट किया है, नाइस भाई प्लीज स्टार्ट 3D। अब ये मैं से पूछना चाहूंगा, वो रिप्लाई भी करेगा, मेरे को पता है कि 3D का क्या मतलब है। 3D मतलब क्या? 3D ज्योमेट्री, मतलब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है क्या? तो उससे रिलेटेड भी मैं फिर ले आऊंगा अगर ये बोलेगा तो। ठीक है। तो बस भाई मैं इसको थैंक यू बोलना चाहूंगा यार। ठीक है। एक ये हो गया है। और हटा गया हटा गया। और मैं अपना वीडियो खुद लाइक करता हूँ और ये लाइक करता है। ठीक है। और कोई नहीं करता भाई। असल में क्या है कि मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, वैसे मैं जनरली इंग्लिश प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरा जो चैनल है, ठीक है, उसमें कुल मिला के अगर मैं देखूं, ये थोड़ा भी इंटरनेट का चक्कर चल रहा है, इसको जरा छोटा कर लेता हूँ एक मिनट। अगर मैं अपने चैनल में देखूं तो मेरे चैनल में कुल मिला के 675 व्यूज है। ठीक है। तो असल में इस जितने भी व्यूज है ना, इसका हाफ से ज्यादा व्यू मेरा एक ही वीडियो पे है। मैंने कुल मिला के 82 वीडियोस पोस्ट किए हैं। ठीक है, इस चैनल पे। और जो सबसे ज्यादा व्यू है वो है गांव का मैथमेटिक्स प्रॉब्लम पे। इसमें 365 व्यूज हैं। ठीक है। और ये एक चाइनीज प्रॉब्लम है और इसमें मैंने पूरे इंग्लिश में बात की है। तो एक्चुअली जब मैंने अपनी यूट्यूब स्टेटिस्टिक्स देखी थी तो मेरे को ये पता चला कि सिर्फ 40% ऑफ मेरे टोटल व्यूअर्स इंडिया से हैं। इसका मतलब बाकी के 60 मेरे चाइना से हैं। क्योंकि गाँव का एक चाइनीज एग्जाम होता है जैसे कि इंडिया में जेई एडवांस होता है। ठीक है। तो ये उसी का मैथ्स का क्वेश्चन था जो कि बहुत टफ माना जाता था और मैंने कहीं इसका सॉल्यूशन नहीं देखा। ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन पोस्ट कर देता हूँ। और क्योंकि मेरा ये पूरा वीडियो इंग्लिश में था तो इसमें लगता है बहुत सारे चाइनीज लोगों ने देखा है। 365 व्यूज है इसमें, और कुल मिला के मेरे चैनल में 675 है। तो आधे से ज्यादा मेरा एक ही वीडियो से है, कुल मिला के 82 वीडियोज में से। इसके जस्ट एक दूसरा वीडियो में सिर्फ मेरा 8 व्यूज है। ठीक है। अभी मैं कुछ नए तरीके कर रहा हूँ अपने वीडियोस को डालने के, क्योंकि पहले तो मैं व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर को लेके अपने मोबाइल की मदद से सीधा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देता था। अभी मैं तो लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो ये अमित नागर जो है भाई, मतलब मेरे को पता है वो ये वीडियो भी देखेगा, तो कमेंट कर देना भाई कि 3D से क्या मतलब था तुम्हारा। ठीक है। और एक और चीज है, वो जो मैं जिस बंदे की बात कर रहा था ना, वो बंदा था यंग मैथमेटिशियन, वो ये है। ठीक है। ये बंदा है। ये शक्ल से तो ऑस्ट्रेलियन लगता है। ठीक है। और ये 8 या 10 साल का है। मतलब कि 8 या 10 साल में बंदा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है। बंदा मतलब अच्छा है। इसका एक और क्वेश्चन में मैं अपना एक सॉल्यूशन पोस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू। ये क्वेश्चन का थंबनेल है फ्रॉम अ जेई एस्पिरेंट, और पर्सनली मैं भी जेई एस्पिरेंट ही हूँ। ठीक है।
अगले साल मेरा एडवांस है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट अ फंक्शन एफ एन डिनोट द नंबर ऑफ ऑल द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a plus b plus c plus d plus e is equals to n if the value of summation of n is equals to 1, नहीं ये 0 लिखा है शायद, हाँ, 0 to 11 of n of f11 minus n is equals to p by q combination where p is greater than 10 and q is greater than 6 and p and q belongs to natural numbers, we need to find the value of p plus q. अच्छा ठीक है, बट ये वीडियो 35 मिनट्स का है, ठीक है। असल में ये किसी जे एस्पिरेट ने इसको भेजा है और कमेंट, और जब मैंने उनके कमेंट पढ़े तो मेरे को वो बंदा मिल गया जिसने ये कमेंट किया है, मतलब जिसने वीडियो मतलब जिसने ये क्वेश्चन इसको भेजा था, उसने बोला है कि इसका आंसर 16 है करेक्ट, ठीक है। और इस बंदे ने जो आंसर बताया है वो है 945। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन को जैसे करना है ना, जब मैंने इसका ये पूरा वीडियो देखा तो बहुत गलतियां हैं इसके वीडियो में। भाई ये छोटा बच्चा है, ऑब्वियसली बातें गलतियां होंगी यार, इतने उम्र में तो मैं फ्रूटी पी के सोता था, ठीक है। तो असल में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, बट इस क्वेश्चन का हाईलाइट दे देता हूँ इसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन अच्छा खासा है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, बस अगर हिंट पता चल जाए कि वो कैलकुलेशन तक जाना कैसे, वही तो मैथ्स होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने भैया यहाँ लिखा हुआ है, मेरे को जरा न्यू स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन सीधी भाषा में ये कहना चाह रहा है कि भैया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू n एक एक्सप्रेशन है जिसमें a प्लस बी प्लस सी, जिसमें a b c d और e हमारे नेचुरल नंबर है, सॉरी होल नंबर है, क्योंकि जीरो भी ले सकते हैं। और वो जो fn की बात कर रहा था ना, वो जो ये फंक्शन fn की बात कर रहा था ना, ये fn फंक्शन असल में वो फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एक्सप्रेशन के कुल मिला के इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं, ठीक है। इंटीग्रल सॉल्यूशन इन द सेंस कि जीरो से कितने हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं फॉर दिस एक्सप्रेशन, वो इस फंक्शन fn से हम लोगों को पता चलेगा। तो पहले तुम लोगों को fn निकालना पड़ेगा फॉर अ जनरल n। तो उस बंदे ने अपना मैक्सिमम टाइम fn को निकालने में ही लगाया है, वो जो यूट्यूब वीडियो था यंग मैथमेटिशियन का। एक्चुअली इसको तुम बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरम कॉल्ड मल्टीनोमियल थ्योरम। अब क्योंकि वो एक जेई एस्पिरेंट नहीं है, उसको कोई शॉर्ट ट्रिक्स पता होंगी नहीं, और जितने भी जेई एस्पिरेंट उनको पता है कि भाई ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस के टोटल इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीनोमियल थ्योरम का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में इजी है, इसका कैलकुलेशन टफ है, ठीक है। तो कैसे हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करके fn की वैल्यू निकालेंगे, fn जो कि ये डिनोट करता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू n के कुल मिला के कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है। इसमें हम लोगों को ये दिया हुआ है कि a b c d और e हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उसमें जीरो भी आता है, मतलब जीरो भी ये वैल्यू ले सकते हैं। तो हम लोग उसको देखते हैं, अपना काम fn निकालना है, उसके बाद हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई और काम नहीं है हम लोगों को। तो अभी अपन fn निकालते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू n। अब जिसको मल्टीनोमियल थ्योरम का आइडिया नहीं है उसको मैं बता देता हूँ। अब ये देखो, ये a b c d और e, कि जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं, ठीक है, ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सारे के सारे। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जितने भी वैल्यूज हैं, ये a b c d और e, ये तुम्हारा n और 0 के बीच में ही रहेंगे। और ये सारे के सारे जो हमारे हैं ये हमारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, ठीक है। इस चीज को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो हम लोग को मल्टीनोमियल थ्योरम कैसे लगाएंगे? अब देखो मल्टीनोमियल थ्योरम एक्चुअली होता क्या है कि ये जितने भी हमारे पास ये लेटर्स हैं, इनमें से हर एक एक लेटर कौन कौन सी वैल्यूज को ले सकता है, कौन कौन सी वैल्यूज को ले सकता है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, और कितनी ले सकता है?
ये बाय गॉड n वैल्यूज ले सकता है यहाँ तक, ठीक है, गिवन द फैक्ट कि n भी हमारा एक इंटीजर है जो कि है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना यार, हम लोग असल में अभी एक काम करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल s यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। s क्या है, s मान लो तुम्हारा कोई p की पावर 0 प्लस p की पावर 1 प्लस p की पावर 2 प्लस 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 अप टू p टू द पावर ऑफ n प्लस 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 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ऐसे एक ज्योमेट्रिक सम है, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है, इसका कॉमन रेशियो p है। और अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अब हम लोग के पास कुल मिला के कितने लेटर्स हैं, ए बी सी डी और ई, 5 लेटर्स है हमारे पास। और हमको पता है कि each of these letters can have a integral value from 0 to n included both, ठीक है। मतलब 0 1 2 3 4 से लेके n तक की सारी वैल्यूज ही ले सकता है, ए बी सी डी सब ले सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं, मान लो कि मैं कुछ ऐसा करूं, p टू द पावर ऑफ 0 प्लस p टू द पावर ऑफ 1 प्लस p टू द पावर ऑफ 2 अप टू प्लस p टू द पावर ऑफ n, ठीक है। मैं मान लो ये ले लेता हूं एक टर्म और मैं इसकी 5 कॉपीज बना देता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने इसको लिखा, मैंने इसको एक और बार लिखा, इसको एक और बार लिखा, एक और बार लिखा और एक और बार लिखा। मतलब ये अब क्योंकि अब क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे डिनोट किया है कि इसको हम लोगों ने एस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है और ये भी एस है। एक्चुअली में मैं ज़्यादा लंबा लिख नहीं सकता क्योंकि मेरा स्क्रीन का साइज छोटा है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ करना क्या है यहाँ पे। तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मान लो कि यहाँ पे ए है ना, ए अपना वैल्यू लेता है 2, ठीक है। बी हमारा वैल्यू लेता है 3, सी लेता है 4, डी लेता है 5। तो फिर ई को कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ई को कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ई को लेनी पड़ेगी n माइनस 2 प्लस 3 5 5 10 14, ठीक है। n माइनस 14 वैल्यू लेनी पड़ेगी ई को, क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का सम हमेशा n होना चाहिए। हम लोगों को यहाँ पे उसी चीज का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो सम है ये इनफाइनाइट तक है। तो एक्चुअली में जो वैल्यूज ए बी सी डी और ई को जो लेनी है, ठीक है, वो एक्चुअली पी के पावर्स में है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ के एक किसी भी पी को यहाँ के किसी के पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को पता है कि आपस में जो पावर्स है, पावर्स तो ऐड हो जाएंगे। तो हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि जो पी हम लोग यहाँ से चूज कर रहे हैं, यहाँ से चूज कर रहे हैं, यहाँ से चूज कर रहे हैं, यहाँ से चूज कर रहे हैं और यहाँ से चूज कर रहे हैं, जब हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका पावर n आना चाहिए, ठीक है। पावर n आना चाहिए। और कितनी बार पावर n आएगा p का मल्टीप्लिकेशन करके, वो ही हमारा आंसर होगा कि कितने तरीके से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू n हो सकता है। यही है हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम। इसका मतलब अगर सीधी भाषा में हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम को इस क्वेश्चन के हिसाब से लगाने की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू n की अगर हम लोग को पॉसिबिलिटीज निकालनी है कि कितने प्रकार से ये हो सकती है, तो एक्चुअली में ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ p टू द पावर ऑफ n इन दिस एक्सप्रेशन, इन दिस होल एक्सप्रेशन। मतलब s की पावर 5 में p टू द पावर ऑफ n का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही हमारा f टू द पावर f n का आंसर होगा, ठीक है। मतलब s टू द पावर ऑफ 5 में p टू द पावर ऑफ n का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा fn का वैल्यू होगा, ठीक है। pn का कोफिशिएंट इसलिए क्योंकि pn जो टर्म हमारा इन पांचों को मल्टीप्लाई करके आएगा, अब क्योंकि उसका जो पावर है वो n है, वो ये डिपेंड कर रहा है कि जब हम लोगों ने इसमें से एक p को लिया, इसमें से एक p को लिया, इसमें से एक p को लिया, इसमें से एक p को लिया और इसमें से एक p को लिया, इन सबको जो मल्टीप्लाई किया तो इनका पावर n आया। इसका मतलब ये है कि जितनी बार भी हम लोगों ने इनमें से लिया वो सारा का सारा सही बैठ रहा है, इनका सम n आना चाहिए जो कि आ रहा है। इसलिए p टू द पावर ऑफ n जो कि इन पांचों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों को मिलेगा, ये कितनी बार मिलेगा ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, p टू द पावर ऑफ n की कोफिशिएंट क्या होगी उससे पता किया जाएगा। तो
वही हमारा एफ एन ही है, ठीक है, वही हमारा एफ एन ही है। हम लोग को एफ एन वही तो चाहिए कि कितनी बार हमारा पॉसिबिलिटीज होगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू एन आएगी। तो एस टू द पावर ऑफ 5 में पी टू द पावर ऑफ एन का क्या कोफिशियंट होगा, वही हमारा एफ एन है। और ये बहुत इजी है निकालना, ठीक है। ये तो भाई यही यही कॉन्सेप्ट, यही क्वेश्चन ही था, ठीक है। अब खत्म हो चुका है क्वेश्चन। अच्छा, ये पेज भी खत्म हो चुका है। दूसरे में जाते हैं। तो अभी ड्रॉ करेंगे, आगे का सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे। अब क्योंकि हम लोगों ने एस को क्या माना था भैया, एस को हम लोगों ने माना था पी टू द पावर ऑफ 0 प्लस पी टू द पावर ऑफ 1 प्लस पी टू द पावर ऑफ 2 अप टू पी टू द पावर ऑफ एन। तुम इसको इन्फिनिटी तक भी ले जा सकते हो। हम लोग इन्फिनिटी तक क्यों ले जा रहे हैं? एक्चुअली हम लोग इसको पी टू द पावर ऑफ एन तक ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग इसको इन्फिनिटी तक इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इसको इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो एस हम लोग सिंपली 1/1 माइनस पी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि ये जो है ये असल में एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का सम है, और जिसकी वैल्यू 1/1 माइनस पी होती है। तो कन्वीनियंट रिजल्ट स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग इसको इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। वैसे तो हम लोग इसको पी टू द पावर ऑफ एन तक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि उसके आगे वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। वो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऑब्वियस सी बात है कि एन से ज्यादा ही होगी, तो वो अलग होगी, ठीक है। उससे हम लोगों को मतलब भी नहीं है, हम लोगों को मतलब है पी टू द पावर ऑफ एन का कोफिशियंट से, ठीक है। और वो हम लोगों को इतने एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा। बट हम लोग इसको इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी तक ले जाने में ये एडवांटेज है कि एस का हम लोग सिंपली एक रिडक्शन कर सकते हैं एस 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ -1। अब फिर हम लोग इसको क्यों सॉल्व करेंगे बाई पी टू द पावर ऑफ एन तक, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार, फिर हम लोग को ज्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। इन्फिनिट तक ले जाने का एडवांटेज ये है कि हम लोग को सिंपल रिजल्ट मिल गया इसका, जो कि है 1/1 माइनस पी। और ऑब्वियसली बात है कि मान लो यहाँ पे कोई टर्म होता है जिसकी पावर एन से ज्यादा है, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो रिजल्टेंट पी की पावर होगी वो भी एन से ज्यादा ही होगी। तो हम लोगों को उनसे मतलब ही नहीं है, हम लोगों को उनके कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ पी टू द पावर ऑफ एन के कोफिशिएंट से मतलब है। और वो हम लोगों को यहाँ तक भी मिल सकती है और वो हम लोगों को इस पूरे पे भी मिल सकती है। बट हम लोग इस पूरे को ले रहे हैं इसलिए क्योंकि इस पूरे को लेने पे ये एडवांटेज है कि हम लोगों को एस की एक कन्वीनियंट वैल्यू मिल रही है, जो कि है 1/1 माइनस पी। से कैलकुलेशन हमारे आसान होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। बहुत ब्लू रंग इस्तेमाल हो गया है, अब थोड़ा सा रंग चेंज मारा जाए। मैं लूंगा रेड। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब अपने को क्या निकालना था, एस टू द पावर ऑफ 5। और एस की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ -1, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है एस टू द पावर ऑफ 5 क्या होगा, क्या होगा, 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ -5। और हम लोगों को इसमें पी टू द पावर ऑफ एन का कोफिशियंट चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा बायनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को एक सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, वो होती है 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ एन की सीरीज, ठीक है। माइनस एन की सीरीज नेगेटिव इंडेक्स हम लोग जनरली पॉजिटिव के लिए पढ़ते हैं, बट क्योंकि भाई अगर तुम ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए नेगेटिव इंडेक्स के लिए बायनोमियल एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस एन सी 1 एक्स टू द पावर ऑफ 1 प्लस n plus 1c2 x to the power of 2 plus n plus 2c3 x to the power of 3 up to infinity, ठीक है। ये हमारा होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर अ नेगेटिव इंडेक्स। और हम लोगों को इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाना है और फिर हम लोगों को p टू द पावर ऑफ n का कोफिशिएंट को पता लगाना है, ठीक है। आसान है। तो हम लोग लगाते हैं बाई वर्ड इसको यहाँ पे। तो 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ -5 को अगर हम लोग निकाल ले तो वो हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5c1 इंटू पी टू द पावर ऑफ 1 प्लस 6c2 पी टू द पावर ऑफ 2। ऐसे करते 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 एक्चुअली तो ये इनफाइनाइट तक है, बट अपने को पी टू द पावर ऑफ एन का कोफिशिएंट निकालना है। इसके लिए हम लोगों को पैटर्न देखना पड़ेगा। अब क्योंकि p टू द पावर ऑफ
टू का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो है हमारा 6c2। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका होगा p टू द पावर ऑफ n का हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसका जो बेस है वो इसका पावर के बराबर है, हमेशा तुम देख रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी n होगा। और तुम ये भी चीज नोटिस करो कि 5 - 1 4 है, 6 - 2 4 है, तो इसका मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स का डिफरेंस हमेशा सेम है, जो कि होगा 4। तो इस केस में भी हम लोगों को प्रीफिक्स ऐसा लगाना है कि उसका सफिक्स के साथ डिफरेंस 4 का रहे, तो वो क्या होगा n+4। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, तुमको fn की वैल्यू मिल चुकी है, जो कि है हमारी n+4cn, ठीक है। इसको और अच्छे से स्टैब्लिश करना है तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो n+4c n+4 - n, ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है कि NCR हमारा NC n - r भी होता है, जो मैंने यहाँ पे वही किया है, NCR को लिख दिया मैंने NC n - r। इससे ये n कट जाएगा और हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आया है भैया, n+4c4 आया है हमारा fn का वैल्यू, और यही हमारा मेन फंडा है, ठीक है, यही हमारा एक्चुअली क्वेश्चन ही था। अब इजी हो गया भाई गॉड। अब हम लोग वापस से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जाएंगे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा ना। हाँ, अब इसको जरा इरेज करता हूँ क्योंकि fn की वैल्यू तो पता चल चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोगों को सिंपली क्या निकालना है, n = 1 to 11 ऑफ n टाइम्स ऑफ f of 11 - n। हम लोग को fn की वैल्यू क्या मिली है, n+4cn, ठीक है। हम लोगों को n को रिप्लेस करना है 11 - n से, ठीक है भाई, कर लेते हैं। n को 11 - n से करेंगे तो क्या बनेगा, 15 - n, ये 4 है सॉरी, c4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज ये ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हम लोगों को दिख रही हैं। हम लोगों को ये सब निकालना है, और ये तुम्हारा किसके फॉर्म में आना चाहिए, ये तुम्हारा आना चाहिए PCQ के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रिक है वैसे, ठीक है। तुम यहाँ पे ये चीज देख पा रहे होगे कि 15 और 11 का डिफरेंस किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि जहां से समेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, वो Q की वैल्यू होती है, और जहां पे समेशन का प्रीफिक्स होता है वो P की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसका प्रूफ बहुत लंबा है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर तुम इसको खोल के भी सॉल्व करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा वैसे, ठीक है, बट क्योंकि वीडियो का लेंथ शॉर्ट रखना चाहता हूँ तो मैंने सीधा शॉर्ट ट्रिक लगाया। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा समेशन मिले जिसमें तुम्हारा C इन्वॉल्व हो, और उसका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट और समेशन का अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस तुम्हारा अगर सफिक्स के बराबर है, तो उस केस में तुम्हारा जो रिजल्टेंट आंसर होगा वो भी C के फॉर्म में होगा, जिसका प्रीफिक्स तुम्हारा प्रीफिक्स न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होगा, जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि है 15, ठीक है। और हमारा जो इसका सफिक्स होगा वो इसका बेस का स्टार्टिंग होगा, जो कि है 1, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या बोला था, P+Q निकालने बोला था शायद, ठीक है, हम लोग शायद P+Q निकालने बोला था। तो P+Q क्या आ जाएगा, 15 + 1 हो जाएगा P+Q, 15 + 1 हो जाएगा P+Q। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 16 आ जाएगा हमारा आंसर। और 16 हमारा आंसर आया है। ओहो, ये वीडियो अटक गई, तो शायद 16 इसका आंसर है, वो कमेंट में उसने 16 ही बोला था, ठीक है। मेरे को जरा चेक करना पड़ेगा। BSNL का इंटरनेट है मेरे पास, तो इसलिए तो टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये अब मेरे लिए तो नॉर्मल सी बात हो रखी है, इसी के थ्रू अब मेरे को जिंदगी में पेशेंस आ गया है, ठीक है।
इंटरनेट की स्लो स्पीड के कारण मेरे को जिंदगी में पेशेंस आ चुका है। अच्छी बात है, पेशेंस आए तो किसी भी सोर्स के थ्रू आए उससे क्या फर्क पड़ता है, पर आना जरूरी होता है। जितनी जल्दी आ जाए वो भी अच्छी बात है। ज्यादा ही टाइम नहीं रहा बे। Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling आराम से आराम से। errors or some of my sentences. तो मैं साथ में Are you स्ट्रीम भी preparing for a test? अबे If you are like most students, you spend your time rereading, highlighting, or summarizing. अब मैं क्योंकि साथ में स्ट्रीम भी कर रहा हूँ तो इसलिए टाइम ले रहा है। हाँ देखो 16 ही सही है। 16 विच इज करेक्ट। ठीक है भाई। किसी जे एस्पिरेंट ने भेजा था, मैं भी जे एस्पिरेंट हूँ, मुझे सॉल्व हो गया तो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं यही पे शेयरिंग करता हूँ बंद। और अमित नागर, ठीक है, ये नाम तो कभी नहीं भूलने वाला हूँ, क्योंकि भाई अच्छा लगता है यार मेरे को कि मैं डाल रहा हूँ और कोई मेरे वीडियोस को देख रहा है। ठीक है, उतनी बुरी क्वालिटी की भी नहीं होती, मैंने खुद भी अपने वीडियोस को देखे हैं, समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा यार, जैसे कि मैंने बहुत बार उसको थैंक यू बोला है। शुक्रिया यार, तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हम लोग अच्छा लेंगे जिसमें आप लोग को मजा आए, उसमें मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा और वो वही व्हाइट बोर्ड वाले में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है तो मैं उसको स्क्रीन शेयरिंग वाले में कर नहीं सकता। ठीक है, ये मैंने बस ऐसा डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ वीडियो एडिटिंग और वीडियो प्रोफाइलिंग के लिए किया है। तो अब क्योंकि मैं वो व्हाइट बोर्ड वाले में ज़्यादा कन्वीनियंट हूँ, तो बड़े वाले क्वेश्चन के लिए मैं वही मेथड ऑफ वीडियो अपलोडिंग का प्रेफर करता हूँ। तो मिलेंगे अगले क्वेश्चन में किसी अगले समय, प्रोबेबली आज ही मिलेंगे क्योंकि अगला वीडियो आज ही डालूंगा मैं शायद। तो बाय।